12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में करीब 270 लोगों की मौत हुई। विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई। इस घटना के एक महीने बाद AAIB की तरफ से एक रिपोर्ट का एक छोटा सा अंश सामने आया है और यह अंश उस तरफ इंगित कर रहा है कि पायलट का दोष है। यानी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पायलट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ CS रंधावा जी हैं, जो कि जिन्हें एविएशन क्षेत्र में 48 साल का अनुभव है। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से लेकर DGCA और एयर इंडिया में काम कर चुके हैं। रंधावा सर साथ ही साथ अध्यक्ष हैं इंडियन पायलट फेडरेशन के। सर, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। नमस्कार। मैं आभारी हूँ कि आपके चैनल ने मेरे विचार जानने के लिए मुझे इंटरव्यू किया है। सर, मेरा पहला सवाल ये कि एक महीने बाद एक प्राथमिक रिपोर्ट का एक छोटा सा अंश, एक हिस्सा सामने आया है। पहली बात तो उस पर आपका कमेंट कि किस तरह से देखते हैं AAIB के एक प्राथमिक रिपोर्ट के कुछ अंश के बारे में। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जिसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ये ICAO जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक मैंडेट है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर आनी चाहिए जब भी ऐसी घटना घटती है। तो रिपोर्ट जो है रात को, मतलब अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे शनिवार को इन्होंने रिपोर्ट को उसका खुलासा किया। उस रिपोर्ट से एक चीज़ बहुत साफ होती है कि डायरेक्टली उन्होंने पायलट को ब्लेम नहीं किया है कि वो फ्यूल कंट्रोल जो स्विच हैं उसको मूव किया गया है। उसको वर्ड यूज़ किया गया है ट्रांजिशन ये नहीं कहलाता कि उस स्विच को ऑन ऑफ किया गया है। एक इसमें रिपोर्ट में एक ये खामी है कि इसमें ठीक से उस पर विचारधारा नहीं हुई है। जब उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। दूसरी चीज कि जो CVR की रिकॉर्डिंग को जो एनालाइज किया है वो भी आप देखें तो उसमें कुछ पता नहीं चलता है। CVR के अंदर ये ठीक मालूम चलता है कि आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा था? कैप्टन बोल रहा था, जो पायलट फ्लाई कर रहा था, पायलट था, वो बोल रहा था। कौन बोल रहा था? स्विच की आवाज़ आएगी टिक टिक करके, वो जो भी ऑन ऑफ किया है तो उसकी भी आवाज़ आएगी। कोई वार्निंग आती है कॉकपिट के अंदर, वो भी आएगी। कुछ भी नहीं है, इंजन फेल होगा, वो उसकी वार्निंग जो आती है, कुछ भी उसमें उन्होंने खुलासा नहीं किया है। सबसे दर्दनाक बात है कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, DFDR जो है इतने पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है। इससे बहुत क्लियरली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आ जाना चाहिए था कि इंजन का भी, उसका भी जो इंजन है, वो जब जहाज जो है हवा में हो गया, उसको एयरबॉर्न कहते हैं, उसके बाद से लेके वो एक्सेलरेट तो कर रहा है, पर इंजन का वो किस हिसाब से चल रहे थे उसका कोई खुलासा नहीं है। और फ्यूल स्विच जो हैं ये कोई खिलौना नहीं है, खिलवाड़ जिसके साथ कोई पायलट करते नहीं। बोइंग कंपनी बहुत क्लियरली बोलती है कि जैसे कि 2 इंजन ये जो फ्लेम आउट हुए, इसमें 2 एक्शन करने होते हैं पायलट को। बोइंग कहती है मेमोरी एक्शन है ये। तो एक पायलट जो है वो दूसरे पायलट को बोलता है फ्यूल कंट्रोल स्विच लेफ्ट, अगर तो वो जवाब देगा कंफर्म, अफर्म। उसके बाद कहेगा फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ, वो भी बोलेगा, मतलब कट गया। ये नहीं है कि वैसे भी वो चुपचाप वो ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ना हम पायलट को ऐसे सिखाते हैं कभी, ना कोई पायलट करता है।
पायलट ने कॉल दिया है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट। लॉस ऑफ थ्रस्ट का मतलब कि इंजन की पावर नहीं मिल रही है। और ये खुलासा कैसे हुआ कि मतलब कि वो जो इन्होंने रिपोर्ट में बोला है कि वो इतने सेकंड में वो फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है बंद हो गया, इतने सेकंड के बाद वो ऑन हो गया। दूसरी चीज, दूसरा जो एक्शन होता है पायलट का, तो इसमें जो एक्शन होता है वो होता है फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ एंड रन। मतलब आपने बंद किया और एकदम चालू कर देंगे आप, क्योंकि वो दो इंजन फेल हुए हैं, उस टाइम पावर नहीं है इंजन की, तो ये साइमल्टेनियसली पायलट को करना पड़ता है। दूसरा है कि जो रैम एयर टर्बाइन जो रैट कह रहे हैं जो कि डिप्लॉय हुआ है, वो डिप्लॉय हुआ है, तो उसके लिए दूसरा एक्शन है कि पायलट को वो स्विच को ऊपर ओवरहेड पैनल पे होता है उसको दबाना पड़ता है और 1 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ता है, ताकि अगर वो डिप्लॉय नहीं हुआ वो डिप्लॉय हो जाए। और 2 किस्से हैं जिसमें कि ये फ्यूल कंट्रोल स्विच को ऑफ किया जाता है बोइंग कंपनी के हिसाब से। एक तो है जब इंजन में आग लगती है, उस टाइम भी बंद किया जाता है इंजन को। तीसरा है जबकि बहुत भयानक उसमें डैमेज हो जाए इंजन के ऊपर या स्टॉल कर जाए इंजन, तो उस केस में भी इंजन को शट डाउन करना पड़ता है। यही 3 टाइम है कि जबकि पायलट उसको मूव करेगा, या वो इंजन एक इंजन कोई फेल हो गया उसको अगर रीलाइट के लिए ये फ्यूल को मूव एक्शन करना पड़ता है फ्यूल स्विच को। दूसरी चीज क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो फ्यूल स्विच की रिसाइकलिंग करनी पड़ती है वो इसलिए होती है ताकि एक इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं EEC, इंजन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल। उसको जो करंट आता है वो आता है एक TCM में, एक और कंपोनेंट है। ये तकनीकी है, लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर एक कंपोनेंट है जो कि ये 2 चैनल को सप्लाई करता है। ये आगे EEC जो है ये सप्लाई करता है फेडेक जो कि फ्यूल को कंट्रोल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है सब। आपको मैं बताना चाहूँगा 17 जनवरी 2019 ऑल निपॉन एयरलाइंस का जहाज 787 फ्लाइट NH985 ओसाका में लैंड करी। लैंडिंग के बाद जब पायलट ने थ्रस्ट लीवर को पीछे किया, उसके बाद रिवर्सर लिया डिसेलरेशन के लिए, तुरंत दोनों इंजन फेल हो गए। किस पायलट ने बंद किया था फ्यूल कंट्रोल स्विच? किसी पायलट ने नहीं, अपने आप बंद हो गया। क्यों हुआ? उसकी एक कारण था, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब जहाज लिफ्ट ऑफ होता है, रोटेट करता है, मतलब जमीन को छोड़ देता है, तो जो लैंडिंग गियर है उसके जो है वो डीकंप्रेस हो जाते हैं, मतलब अनकंप्रेस हो जाते हैं। उसके जो लैंडिंग गियर है वो शॉक ऑब्जर्वर जैसे खुलता है, खुल जाएगा। जैसे मैं अगर हवा में कर दूं कार को तो शॉक ऑब्जर्वर खुल जाएगा, तो उसमें माइक्रो स्विच होते हैं। वो ग्राउंड मोड से एयर मोड में लेके जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर आप लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं कर सकते, रैट जो है उसको आप नहीं खोल सकते, पावर ट्रांसफर जो होता है वो नहीं होता है। तो ये जो ANA का जहाज था, ये इसने सेंस किया कि जब जहाज लैंड किया तो उसको चाहिए था वो ग्राउंड मोड में आ जाए ताकि वो रिवर्सर ले सके। उसने सेंस किया कि जहाज तो एयर में है, ग्राउंड मोड एयर मोड एक समझने की बहुत इसमें समझने की बात है सारे दर्शकों को। तो वो एयर मोड में था, तो उसने जो है इंजन काट दिए, मतलब थ्रस्ट रिवर्सर नहीं लेने दिए, क्योंकि एयर के अंदर मैं थ्रस्ट रिवर्सर नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो एक फंक्शन है एयर मोड का। तो इस बात पे भी कोई कुछ खुलासा नहीं हुआ। एक बताया कि इस टाइम के ऊपर वो हो गया। एक सबसे जो
दर्दनाक बात है वो बोली है कि 0.1 सेकंड में कोई नहीं कर सकता है, मेरे को कोई करके दिखा दे। ये ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं। नॉर्मली जो ह्यूमन ब्रेन है, ये डॉक्टर भी इस चीज का खुलासा कर चुके हैं, जो ह्यूमन ब्रेन है किसी का भी होने दो, कोई अच्छे से अच्छा बड़ा बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, कोई भी इंसान जब भी किसी चीज को देखता है या सुनता है और ब्रेन में उसका सिग्नल जाता है और एक्ट करता है, इसको हम पायलट रिएक्शन टाइम फ्लाइंग के अंदर बोलते हैं। 2 सेकंड है, 2 सेकंड। तो यानी 1 सेकंड में तो ये संभव नहीं है। संभव ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। 2 स्विच हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमन एरर नहीं, टेक्निकल एरर है। टेक्निकल एरर है। मैं बहुत दावे के साथ बोलता हूं कि इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, एक और चीज बताना चाहूंगा कि दिसंबर 2018 में बोइंग 737 पे जो बोइंग ने जहाज बनाए थे, उसमें कई जगह में ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विच का जो लॉकिंग सिस्टम है, इसको लेके बहुत चर्चा हुई थी, क्योंकि कई जहाजों में वो फेलियर हुआ था लॉकिंग सिस्टम को। नॉर्मली जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है, आप लोगों ने पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि इसको कैसे मूव किया जाता है। जैसे बंद होता है तो नीचे होता है, तो उसको जब हम ऑन करते हैं तो वो स्विच को हम खींचते हैं बाहर को, तो स्प्रिंग लोडेड होता है। खींच के फिर हम ऊपर ले जाते हैं, उसी हालत में वो जाके लॉक हो जाता है। वो फिर स्विच नीचे को आ जाता है, अंदर को चला जाता है और लॉक हो जाता है। उसको मैं कितनी भी जोर लगाऊं वो नीचे नहीं आएगा। तो बोइंग ने उस टाइम एक एडवाइजरी सर्कुलर इशू किया था, जिसमें ये खुलासा किया था कि एयरलाइंस को एडवाइस किया जाता है कि जहाज़ों की तकनीकी जानकारी करी जाए कि अगर ये स्विच फेल हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि कितनी एयरलाइंस है दुनिया के अंदर जिन्होंने ये इस पे ऊपर उन्होंने जो इसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी। हाल ही में आप देखेंगे तो कल एक इतिहाद का जहाज 777 जहाज जो कि अबू धाबी से हैदराबाद को आ रहा था, उसमें कुछ फ्यूल का प्रॉब्लम हुआ, वो तुरंत वापस लैंड कर गया वहां। और उसकी हाइट थी, यहां पे तो हाइट ही नहीं थी, सोचने का मौका ही नहीं था। ये चंद सेकंड के अंदर वो जैसे जहाज एयरबॉर्न हुआ है, और जब जितने बजे से एयरबॉर्न हुआ है, जो टाइम की रिकॉर्डिंग है उसके हिसाब से, मतलब कि 60 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। जब टेक ऑफ किया, टेक ऑफ के बाद ये सब इतनी फास्ट हुआ है सब कुछ, तो इसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। और ये मंत्री साहब ने भी अभी संडे को एक प्रेस स्टेटमेंट दिया था, जो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा। उसमें भी उन्होंने कहीं पर भी ये पायलट एरर नहीं बताया गया है। तो दुनिया में अगर कोई ऐसे इंसान हैं जो कि ये गलत राय दे रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं रिपोर्ट के बारे में और पायलट एरर बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस एंगल पे लेके जाएंगे कि ये जानबूझ के किया है या यह कोई सुसाइड था, तो आप एक खौफ पैदा कर रहे हैं दुनिया के यात्रियों के ऊपर, जो कि एयर ट्रैवल को करते हैं, जो सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये पायलट एरर है। सर, इन्वेस्टिगेशन में एक पहलू ये भी था कि एक यात्री जो उस विमान में बचे, ये आपने बहुत अच्छी बात तो करी। उनका एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण, उसके बारे में बताएं। हाँ, उसके बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। वो यात्री ने एक स्टेटमेंट दिया है जो मीडिया ने ज्यादा उस पर जोर भी नहीं दिया। वो है कि उन्होंने कहा कि जब जहाज एयरबॉर्न हुआ, थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि जो कैबिन के अंदर लाइटें फ्लिकर कर रही हैं, मतलब कि जल बुझ कर रही हैं, लाइटें बंद होती हैं। इसका मतलब पावर इंटरप्शन हुआ है। पावर इंटरप्शन ये इंडिकेट वो करता है,
और अगर पावर इंटरप्शन हुआ है तो मैंने जैसे आपको बोला कि ग्राउंड मोड से एयर मोड में जहाज गया होगा, तो जो है पावर इंटरप्शन हुआ है, और पावर इंटरप्शन के होने से कारण से इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है कि उसने जो फ्यूल शट ऑफ वाल्व है वो कनेक्टेड होता है डीएफडीआर ब्लैक बॉक्स में, तो सेंस किया हो कि इंजन कट गया, इंजन मतलब कट गया, वो फ्यूल पावर बंद हो गया, तो बंद हो गया। अब उसमें आप बोल रहे हैं कि जी स्विच बंद किया, स्विच जो है उसका कंसर्न नहीं है। जब फ्यूल वाल्व नहीं बंद हो गया तो स्विच क्या करेगा। तो दूसरी चीज क्या है कि मतलब इसी चीज को सोचना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम हुई होगी उससे वो फ्यूल कट गया, इंजन दोनों बंद हो गए, उसके बाद रैड डिप्लॉय हो गया। अभी वो फ्यूल इंटरप्शन, जैसे मैंने बोला था इंटरप्शन हुआ है, मतलब सॉरी एयर इलेक्ट्रिक इंटरप्शन, वो जैसे वापस आया इलेक्ट्रिक सोर्स, उसने रिलेट चालू किया तो एक इंजन पिकअप करना शुरू किया। अगर ये हादसा होता ज़्यादा ऊंचाई पर तो इंजन रिलेट कर जाते और ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो इसमें एक दर्दनाक बात यह है कि ये बहुत लो अल्टीट्यूड वो है, 400 फुट पे, 200 फुट, 200 और 400 मतलब कि टेक ऑफ किया है और इसके दौरान 400 फुट के अंदर सब कुछ हो गया हाइट, क्योंकि वो जो 625 आप बोल रहे हैं वो अल्टीट्यूड है, क्योंकि उसकी अहमदाबाद की ऊंचाई 225-223 के करीब है। दूसरी चीज़ एक और जो सोचने लायक है कि ये जो सीवीआर में इसका जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मेरी ये गुजारिश है कि उसको अच्छे से एनालाइज किया जाए और इसकी तकनीकी जानकारी और की जाए, पता लगाने के लिए कि इसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या हुआ था। एक जो पूरे हिंदुस्तान में एक अभी देखा जाए तो सब लोगों में ये बहुत ही एक विषय है कि बोइंग जी जो इंजन बनाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हनीवेल बनाता है और एयर इंडिया, इसको क्लीन चिट दे दी गई है पेज 15 रिपोर्ट के ऊपर। और कल डीजीसी ने ऑर्डर कर दिया है कि जी जहाज जो है देख उनके ऊपर ये तकनीकी जानकारी की जाए। क्यों? तो पर सैटरडे को तो आपने पूरी क्लीन चिट दे दी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने, और कल ये क्योंकि एतिहाद के सिंगापुर एयरलाइन जो कि एयर इंडिया के हिस्सेदार है, उसने अपने जहाज चेक करने शुरू किए। यानी सर ये कहा जाए कि कहीं न कहीं पायलट के ऊपर ये दोष मढ़ा जा रहा है, सीधे तौर पर नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन उस तरफ इंगित किया जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि 15वें पेज पर अगर हम पढ़ें तो कुल मिलाकर ये तमाम बोइंग को, एयर इंडिया को, सभी को क्लीन चिट दिया जा रहा है। तो पायलट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है जो इस दुनिया में अपना पक्ष रखने के लिए नहीं है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। कोई भी केस होता हो, चाहे मर्डर हो चाहे होमिसाइड का हो, तो बिना एविडेंस के वो कोर्ट के अंदर वो केस का कोई मतलब नहीं है। तो बिना एविडेंस के पायलट को ब्लेम करना, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की। अगर कोई भी इस पे चर्चा करते हैं, अगर एविडेंस आ जाता है और आपके पास एविडेंस है कि ऐसा हुआ था, फिर मैं मानने को तैयार हूँ, पर जब तक नहीं आता ये बोलना बिल्कुल गलत है कि ये पायलट एरर है। जितने छोटे संक्षिप्त में जो जानकारी साझा की गई है या बाहर लीक की गई है, कहीं ना कहीं एक संदेह खड़ा होता है कि इतनी अधिक जानकारी एक महीने के इन्वेस्टिगेशन में एक छोटी सी जानकारी सिर्फ साझा की गई जो पायलट की तरफ, ब्लेम गेम की तरफ जाता है। कहीं ना कहीं मंशा, जो जांच कर्मियों की मंशा है, एजेंसियों की मंशा है, उस पर सवाल खड़े करता है। अभी आप देखिए कि जैसे वो फ्यूल कंट्रोल स्विच की बात कर रहे हैं,
एक तो जो इन्होंने बोला ट्रांजिशन किया, वो क्लियर नहीं है। ट्रांजिशन हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिकल कोई उसमें प्रॉब्लम के करके किया हो, नहीं तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ट्रांजिशन, इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। ये रन पे है स्विच, स्विच से वो आएगा कट ऑफ पे, ट्रांजिशन नहीं है ये। और उसके बाद वो वापस उसको करता है पायलट। 10 सेकंड के बाद वो कह रहे हैं पायलट ने वो फिर किया, ऑन किया उसको। ये तो मतलब कि अगर किया भी हो इस स्विच को बंद, तो 10 सेकंड के बाद वो ऑन करेगा। बोइंग कंपनी ये नहीं बोलती, और पायलट को भी ये मालूम है कि मैं इसको बंद करूंगा तो तुरंत मेरे को ऑन करना है, तुरंत। तो मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि ये एक्शन हुआ है। कैप्टन सब्रवाल और कैप्टन क्लाइव कुंदर, ये दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। जिस प्रकार की घटना हुई, जिस प्रकार से अब एक रिपोर्ट में उनकी तरफ इंगित किया जा रहा है, ऐसे पर चूंकि आप एक ऐसे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जो पायलटों की बात को सामने रखा जाता है, आप उसके अध्यक्ष हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष हैं, उसके बिहाफ पे आप एक अध्यक्ष के तौर पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर पेज 11 जो रिपोर्ट का है उसके ऊपर देखा जाए तो कैप्टन सब्रवाल जो हैं 15,600 घंटा बहुत ज़्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस होता है, जिसके ऊपर उनका 787 के ऊपर 8,200 घंटों के ऊपर उसका एक्सपीरियंस था। और हिंदुस्तान के अंदर 7-8 जैसे कई जैसे मल्टी क्रू जो होता है उसमें पूरी हम लोग लॉगिंग नहीं करते हैं। जैसे 747 777 में 4 पायलट होते हैं लॉन्ग हॉल पे, उसकी हम आधी लॉगिंग करते हैं। इसी तरह 787 में भी जबकि 4 पायलट बैठे होते हैं तो 2 ही लॉग करते हैं, तो आधा टाइम लॉग करते हैं। तो 8,200 घंटा बहुत टाइम होता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और इनकी ट्रेनिंग मैंने एयरबस 310 पे कुछ ट्रेनिंग मैंने करी हुई है, मैं इनको अच्छे से जानता था। और बहुत ही सुलझे हुए और बहुत काम दिमाग के, और कभी उन्होंने ड्रिंक नहीं किया, कभी स्मोक नहीं किया, और माता पिता का पूरा उनका पूरा जीवन जो था वो माता पिता की सेवा में निकला है। लोग क्या ऊट पटांग की बातें कर रहे हैं, मुझे इतना दुख होता है कि ये हिंदुस्तानी लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं। मैं तो उनकी फैमिली को जानता हूं और मेरे घर के पास ही रहते हैं वो, और मैंने उनको ट्रेनिंग किया हुआ है। और वो लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे, मतलब चेक पायलट थे और एक्सपीरियंस थे। जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो भी बहुत एक्सपीरियंस थे, 3,500 घंटे का उनको अनुभव था। हम लोग 1,500 घंटे के बाद पायलट को कमांड ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो 3,500 का था उनका भी। 787 पे 1,200 घंटे का एक्सपीरियंस था। बहुत होता है 1,200 घंटे। तो अगर वो टेक ऑफ कर रहे थे, कईयों ने ये भी टिप्पणी की कि वो फर्स्ट ऑफिसर कैसे कर रहा था। अरे भाई, फर्स्ट ऑफिसर करे क्योंकि वो ऑथराइज है टेक ऑफ करने के लिए। हर कंडीशन में, ना वहां बरसात हो रही थी, ना कोई गीला था, ना उसकी हवा तेज थी, तो पायलट को जो है वो टेक ऑफ लैंडिंग दी जाती है। अगर मैं 4 सेक्टर कर रहा हूँ, मेरे साथ को पायलट है, तो मैं 2 सेक्टर उसको देता हूँ, 2 सेक्टर खुद करता हूँ अगर मौसम ठीक है, और मैं रूल्स के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो ये अभी टेक ऑफ वो कर रहे थे, जो पायलट मॉनिटरिंग थे वो थे कैप्टन सब्रवाल। दोनों ने डिनाई किया है कि हमने तो ये स्विच को मूव नहीं किया। आपस में जो बातचीत हुई, अब किसने क्या बोला वो तो हमको पता नहीं है। सर, एक ये सवाल कि अगर यही वाकया, यही घटना भारत के अलावा किसी वेस्टर्न कंट्री, किसी यूरोपियन कंट्री में हुई होती, इस प्रकार का हादसा, तो जांच का दायरा किस तरह का होता, और भारत में हुआ है तो किस प्रकार से जांच किस दिशा में जा रही है, जरा हमें बताएं। अगर यही हादसा अमेरिका में या कनाडा में हुआ होता या यूरोप वगैरह में, तो ये हादसा इतने
इजीली ये जो जैसे खुलासा किया गया है वैसे नहीं होता, ये डिटेल में इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई होती, क्योंकि वो पूरी छानबीन करते हैं और उन कंट्रीज के अंदर पब्लिक जो है वो ये ही उनका आइडिया होता है कि इसमें सच्चाई निकले। कॉम्पनसेशन के लिए कोई इतना नहीं होता है, उनको जो जान जाती है इंसान की उसकी कीमत जानते हैं कि ये जान गई है, तो इसका ऐसा खुलासा और ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आगे से जिंदगी में ऐसा हादसा ना हो। ये ब्लेम गेम नहीं है कि हम आज बोइंग को ब्लेम कर दिया या आज पायलट को ब्लेम कर दिया। ये है कि आगे से ये हादसा ना हो, हमको ये कोशिश करनी है। हमको ये कोशिश नहीं करनी वो अमेरिका है तो ये चाइना है तो ये कनाडा है, नहीं, हमको सबको दुनिया में एक ही कोशिश करनी है कि सच्चाई सामने आए। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स जिसके आप अध्यक्ष हैं इस संस्था के, उसकी तरफ से क्या आप लोग कोई एक्शन, कोई कदम उठाने वाले हैं, कोई मांग करने वाले हैं? हम मिनिस्टर साहब को लिखने वाले हैं कि जैसे इसका खुलासा हो रहा है हिंदुस्तान में, विश्व में, जहां पायलट को अगर ब्लेम किया जाता है तो ये एक बहुत ही डिमोरलाइजिंग फैक्टर है और पायलट को डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए और पायलट को कभी घबराना नहीं चाहिए अभी फ्लाइंग से। तो ये एक मेंटल स्टेट जो पायलट की है वो संतुलन नहीं भी बिगड़ना चाहिए। तो ये जो इतने वाकयात होते हैं ये मेंटल हेल्थ को कई बार इफेक्ट कर जाते हैं कि क्योंकि हर इंसान डिफरेंट कैटेगरी का है, उसका संतुलन जो है, मेंटल संतुलन वो अलग अलग है सबका। तो कई लोगों को बहुत फील हो जाता है। तो ये अभी मेरे पास इतने पायलट्स के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको मिनिस्टर साहब के साथ हम गवर्नमेंट को, AIIB को हम लोग लिखें कि ये कई चीज़ें जो कि मिस आउट हुई हैं, जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई हैं। और दूसरी चीज़ कि ये बिना किसी एविडेंस के ये पायलट के ऊपर जो चर्चा हो रही है कि ये पायलट एरर है, उस चीज़ को उसका खुलासा करें ओपनली कि ये बात सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैप्टन CS रंधावा, जिन्हें खुद 48 साल का इस एविएशन क्षेत्र में अनुभव है और एयर इंडिया के जो पायलट थे कुंदर, उनके खुद गुरु रह चुके हैं, उन्हें सिखाया भी है। और बतौर अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स इनका कहना है कि जो जांच है बहुत निष्पक्ष होनी चाहिए और बिना सबूतों के पायलट पर ये ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए, जिससे न केवल उसे न्याय मिले बल्कि साथ ही साथ देश के जो अन्य पायलट हैं उनका भी मनोबल नहीं गिरना चाहिए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।